क्लास में हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग करने वाले हैं और ये जो टॉपिक है ये 3 to 4 मार्क्स में एग्जाम में पूछे जाने की 90% चांसेस होती है कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग से एक क्वेश्चन जाए वो 3 या 4 मार्क्स में आएगा ही आएगा। तो हम समझते हैं कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है। तो हमारा आज का टॉपिक है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, अब फंड बेस्ड अकाउंटिंग में आपका जो मेन वर्ड है वो क्या है? फंड अकाउंटिंग। तो आपका मेन वर्ड क्या है? फंड है। सबसे पहले हम फंड का मतलब समझते हैं, फंड के टाइप समझते हैं, उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती क्या है। ठीक है, हम क्या समझ पाएंगे कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है। चलो, तो फंड का मतलब क्या होता है? फंड का मतलब होता है एक तरीके से आपको किसी ने पैसे दिए हैं। ठीक है, आपको किसी ने पैसे दिए हैं, तो ये होता है कि हाँ आपको फंड मिले हैं। अब फंड जो होते हैं बेटा, दो तरीके के फंड होते हैं। कौन कौन से दो तरीके के फंड होते हैं? ये चीज समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप प्लेस कर सको कि कौन सा आइटम किधर आएगा। फंड दो टाइप के होते हैं। एक होता है जनरल फंड। जनरल फंड का मतलब आप मान के चलो कि आपके पेरेंट्स ने आपको पॉकेट मनी दे दी है। ठीक है, और एक होता है स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिक फंड का मतलब ये है कि आपके पेरेंट्स ने आपको पॉकेट मनी तो दी है, लेकिन केवल और केवल आपके ट्रैवलिंग के लिए आपको क्या दिए है? पैसे दिए हैं। यानी कि जनरल फंड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको पैसे मिल जाते हैं और कोई भी आपको ऐसा पर्टिकुलर बोला नहीं जाता है कि आपको ये पैसे इसी चीज के लिए यूज करना है। और स्पेसिफिक फंड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन इसका पर्पस जो है वो पहले से ही डिफाइन कर दिया जाता है कि भाई इन पैसों को आप इसी चीज के लिए यूज करोगे। ठीक है, सो एक होता है जनरल फंड और एक होता है आपका स्पेसिफिक फंड। अब स्पेसिफिक फंड कैसा हो सकता है कि भाई बिल्डिंग फंड बोल दिया। बिल्डिंग फंड का मतलब क्या हुआ कि इस पैसे का यूज आप केवल और केवल बिल्डिंग बनाने के लिए ही करोगे। ठीक है, स्पेसिफाई कर दिया। या बोल दिया मैच फंड, आपको बोल दिया मैच फंड, यानी कि इस पैसे का इस्तेमाल आप केवल और केवल मैच को कराने के लिए ही करोगे। या फिर आपको बोल दिया गया मेडिसिन फंड। ठीक है, यानी कि इस फंड का आप यूज केवल और केवल मेडिसिन खरीदने के लिए ही करोगे। और जनरल फंड में कुछ ऐसा नहीं होता, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं होता, आप जिस तरीके से मर्जी चाहो उस तरीके से उन पैसों को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो पहले आपको समझना होगा कि एक होता है जनरल फंड और एक होता है आपका स्पेसिफिक फंड। जो जनरल फंड होता है बेटा, इसको हम शो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सारी बातें आप लिखते चले जाएं। जनरल फंड जो होगा वो हम कहाँ पे लिखते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं। और फंड यानी कि आपको पैसे मिले हैं तो एक तरीके से इनकम होती है, तो इसको हम स्पेसिफिकली कहां पे लिखते हैं? डेबिट साइड में लिखते हैं, इनकम साइड में, सॉरी क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड हमारी इनकम साइड होती है, वहां पे हम लिखते हैं। क्रेडिट साइड हमारी होती है इनकम साइड, उधर पे हम लिखते हैं इसको। ठीक है, तो जनरल फंड को कहां लिखा जाता है? जब हमको कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है कि इन पैसों को हमको कहां यूज करना है, तो हम उसको कहां डालते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल देते हैं। कौन सी साइड पे? इनकम साइड पे डाल देते हैं। ये एक बात होगी। दूसरी चीज अब क्या होती है? स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिक फंड यानी कि आपको यहाँ पे पर्पस बता दिया गया है। अब मान लो कि मैंने आपको पैसे दिए बिल्डिंग बनाने के लिए, तो मान लो कि आपको बिल्डिंग का फंड मिला। ठीक है, अब आपको पैसे मिले हैं और उसको स्पेसिफाई भी कर दिया गया है कि इस पैसे को आप इसीलिए यूज करोगे। तो ये क्या बन जाती है बेटा? ये आपकी लायबिलिटी बन जाती है। ये क्या बन जाती है? लायबिलिटी। जब आपके पास लिमिटेशन हो जाती है कि आपको इसी दायरे के अंदर काम करना है, तो ये आपकी बन गई लायबिलिटी। जहां पे आपको कोई भी दायरा, कोई भी लिमिटेशन नहीं है, वो आपकी इनकम है। ठीक है, तो लायबिलिटी बन जाती है, यानी कि इन पैसों से आपको केवल और केवल क्या बनाना है? बिल्डिंग ही बनानी है। तो स्पेसिफिक फंड कहां पे आता है? स्पेसिफिक फंड आता है लायबिलिटी साइड पे। ठीक है, स्पेसिफिक फंड कहां पे आता है? लायबिलिटी साइड पे। अब देखो, हमको जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में फंड पढ़ना है बेटा, वो स्पेसिफिक फंड पढ़ना है। क्यों स्पेसिफिक फंड पढ़ना है? क्योंकि जब हमें पर्पस दे दिया जाएगा तो उससे रिलेटेड जितने भी इनकम होंगी और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, सबको हमको ध्यान देना पड़ेगा। वेरएज जनरल फंड में एक बार हमको पैसे मिल गए हैं, अब किसके लिए मिले हैं वो तो पता नहीं, तो मेरी मर्जी में किस भी तरीके से इसको यूज करूंगी। लेकिन क्योंकि अगर मेरे को पैसे स्पेसिफिकली किसी चीज के लिए मिले हैं, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मेरे को जिसने भी वो फंड दिया है उसको देनी पड़ेगी कि भाई आपने इस चीज के लिए पैसे दिए दिए थे, बिल्डिंग बनाने के लिए इतना खर्चा आया, इतना ऊपर से हमको डोनेशन मिल गया, इतना हमने ये कर दिया, वो कर दिया, सारी चीजें आपने बता देनी है। तो पहली बात हम यहाँ पे जो समझ गए हैं कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग जो हमको करनी है वो जनरल फंड की नहीं करनी है, स्पेसिफिक फंड की करनी है। ये पॉइंट हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। ठीक है, और जनरल फंड हम कहा लिखते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। स्पेसिफिक फंड कहा लिखते हैं हम लोग? लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में। कहां पे लिखेंगे? लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में। तो यहीं से आपके फंड बेस्ड अकाउंटिंग का फॉर्मेट बन जाता है। तो जब भी आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग करनी होगी तब तक आप क्या करेंगे? एक आप बैलेंस शीट का छोटा सा परफॉर्मा बना देंगे जिसको आप क्लोज नहीं करेंगे। क्लोज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फंड बेस्ड अकाउंटिंग में आप पूरी ये नहीं बना रहे हैं, बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, केवल एक एस्पेक्ट दिखा रहे हैं। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का हमारा फॉर्मेट होता है, ये बैलेंस शीट होती है हमारी, ये हमारी लायबिलिटी साइड होती है, अमाउंट होता है, देन असेट साइड होती है, एंड देन अमाउंट होता है।
ठीक है। और हम क्या करते हैं, लायबिलिटी साइड पे जो भी हमको फंड दिया होता है वो लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग फंड, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के साथ काम करा रही हूँ। हमको बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ पैसे मिले तो हमने वो यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब जो बाहर के लोग थे उन्होंने ये चीज देखी कि भाई ये लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, कुछ अच्छे पर्पस के लिए बना रहे हैं, तो इन बाहर के लोगों ने क्या किया, उसमें और पैसे दिए, यानी कि उन्होंने क्या किया, उसमें डोनेशन और दे दी। तो जितने पैसे मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल थे उसमें हम क्या करेंगे, डोनेशन को हमेशा ऐड करेंगे। डोनेशन किस लिए, फॉर बिल्डिंग। ये पर्पस आपका एक ही होना चाहिए। अगर आपको, एक सेकेंड, अगर आपको डोनेशन बिल्डिंग बनाने के लिए मिली है तो वो वाला डोनेशन आप क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। या फिर आपको, आपने क्या किया, देखो इसमें एक और चीज होती है। मान लो कि आपको 10,000 रुपए क्या मिले, एज अ बिल्डिंग फंड मिले। बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। 10,000 रुपए आपको एज अ बिल्डिंग फंड मिले हैं। तो आपने आज बिल्डिंग ना बना के डिसाइड किया कि यार मैं 1 साल बाद बिल्डिंग बनाने वाली हूँ। और आपने सोचा कि चलो एक काम करते हैं कि मेरे पास 10,000 रुपए तो आ गए हैं, तो मैं इसको क्या करती हूँ, इसका मैं इन्वेस्टमेंट कर देती हूँ। क्या करती हूँ, मैं इसका इन्वेस्टमेंट कर देती हूँ। समझ रहे हो? आपके पास बेटा फंड आ गया है। मान लो कि आपका बिल्डिंग फंड 10,000 रुपए का आपके पास आ गया है। आपने सोच लिया कि हम इसको आज ना बना के इसको 1 साल बनाएंगे। अभी इस 10,000 को क्या करती हूँ, मैं इन्वेस्ट कर देती हूँ। ठीक है। और मेरे को मालूम कि मैं, कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट असेट होती है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट असेट होती है। तो अगर बाय चांस बिल्डिंग फंड से आए हुए पैसे का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको आप असेट साइड पे शो शो करेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ बिल्डिंग फंड, उसको क्या करेंगे, आप असेट साइड पे शो करेंगे। अब मेन मुद्दा मैंने आपको ये क्यों बताया, बेटा आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां से आपको क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है। वहां से आपको क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट। तो अगर बिल्डिंग फंड को, ध्यान से समझना, बिल्डिंग फंड को आपने इन्वेस्ट कर दिया है और वहां से अगर आपको कोई इनकम जनरेट हो रही है तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। हर इन्वेस्टमेंट को नहीं ऐड करेंगे। अगर आपने बिल्डिंग फंड का पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, वहां से अगर आपको कुछ इंटरेस्ट मिला है तो उसको आप ऐड करेंगे। तो बहरहाल जितनी भी चीजें इस पैसे से रिलेटेड है वही आपको काम करनी है। ठीक है। और भी अगर इसके अलावा आपको कोई भी रिसिप्ट या फिर कोई भी इनकम हो जाती है बिल्डिंग फंड से, या फिर एक होता है कि आपने बिल्डिंग बनाना स्टार्ट किया और बिल्डिंग का छोड़ो, एक मैं और बताती हूँ कि बिल्डिंग की जगह अगर बाई चांस ये होता टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड होता है। ठीक है। टूर्नामेंट फंड में क्या होता है कि आपको एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराना है। अब जब आप ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हो तो उसके लिए आपने क्या चार्ज किया है, उसके लिए आपने एंट्री फीस चार्ज करी है। तो जो पैसे आपको ऑलरेडी मिले थे उसमें और आपने क्या किया, और इनकम जनरेट करने की कोशिश करी है। तो ऐसी कोई भी इनकम या फिर ऐसी कोई भी रिसिप्ट को हमको ऐड करना होता है और हमारा जो भी इस बिल्डिंग बनाने में खर्चा हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है, उसको आप माइनस कर दोगे। अगर आपको बिल्डिंग बनाने में कोई भी खर्चा हुआ है तो उसको आप माइनस कर दोगे। ठीक है। बिल्डिंग एक्सपेंसेस हो गए, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गए, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हो गए, हॉनोरेरियम हो गया कि टूर्नामेंट में जो लोग आए थे उन लोग को हमने ऑनर किया। तो अगर आपको लगता है कि जिस चीज के लिए मेरे को पैसे मिले हैं उस चीज के लिए मेरे को कोई खर्चा भी हुआ है तो उस खर्चे को आप माइनस करोगे और लास्ट में क्या करोगे, ये सारी की सारी प्लस माइनस करने के बाद फाइनल अमाउंट आप आउटर कॉलम में शो कर दोगे। ये होता है आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो हमको फंड मिलता है उसकी अकाउंटिंग होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमको इनकम हुआ है वो सारी चीजें हम उस फंड में ऐड कर देते हैं और जितना भी हमको एक्सपेंडिचर हुआ है उस फंड में हम वो चीज माइनस कर देते हैं। और आउटर कॉलम में हम क्या शो करते हैं, आउटर कॉलम में हम शो करते हैं कितना अमाउंट अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। क्या करते हैं बेटा, कितना अमाउंट अभी भी हमारे पास बचा हुआ है ये हम आउटर कॉलम में शो करते हैं। अब दीदी आप हमको ये बताइए कि भाई बाई चांस हमारे पास पैसा बचा ही नहीं तो क्या करेंगे। बेटा पैसा बचा ही नहीं तो आउटर कॉलम में जीरो आ जाएगा, ऑब्वियसली पहली चीज। दूसरी चीज आपको समझनी पड़ेगी कि दीदी ऐसा बताओ कि हमारे पास जितना पैसा आया था उससे ज्यादा हमने खर्चा कर दिया, तब हम क्या करेंगे। तब ध्यान से बात सुनो। मान लो कि आपके पास जो फंड आया था बेटा, फंड जो आपके पास आया था वो 10,000 रुपीज का आया था और उससे रिलेटेड जितनी भी इनकम हुई थी सबको आपने मिलाया तो 2,000 रुपीज की हुई। तो आपके पास फंड कितना अवेलेबल है, 12,000। लेकिन आपका जो खर्चा आ गया है, जो एक्सपेंसेस आ गया है आपका, वो पर्टिकुलर चीज को करने के लिए, चाहे टूर्नामेंट हो, बिल्डिंग हो, मैच हो, किसी भी पर्टिकुलर चीज को करने के लिए वो खर्चा आ गया है, वो आ गया है आपका 14,000 का। तो अब आप क्या करेंगे, ध्यान से इस बात को समझना। अगर बेटा आपका खर्चा ज्यादा हो जाता है तो लाइबिलिटी साइड पे आप नील दिखाओगे, यानी यहां से आप केवल 12,000 को ही माइनस करोगे और बाहर आउटर कॉलम में जीरो दिखाओगे। लाइबिलिटी साइड में क्या करोगे बेटा, आप इसको नील दिखाओगे, माइनस में कभी नहीं दिखाओगे। यानी कि जितना आपका एक्सपेंसेस आया है
जितना आपकी इनकम हुई है उस एक्सटेंट तक आप एक्सपेंसेस को माइनस कर दो। अब देखो बचा कितना है। अब आपने 14,000 में से 12,000 लायबिलिटी साइड पे एडजस्ट कर दिया तो बचा कितना 2,000। इस 2,000 को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड पे शो करोगे। समझ रहे हो बात? आपके पास जितना पैसा आया था आपने पूरा पैसा यूज कर लिया है, लायबिलिटी में आपको वो दिखाना है। अब ऊपर का जो खर्चा आ गया है दैट हैज टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन एक्सपेंडिचर साइड। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस और नो बताएंगे? यस, ये वाला पॉइंट समझ आया कि नहीं समझ आया बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें बच्चे क्या करते हैं, आउटर कॉलम में -2000 लिख देते हैं। नहीं, आपको लायबिलिटी किसकी शो करनी है कि आपका फंड कितना था और आपने उसको किस हद तक यूज। तो आपने बोला कि हमने पूरा यूज कर लिया है और उसके अलावा जो ऊपर का खर्चा आया वो हमने एक्सपेंडिचर साइड पे उसको मेंशन कर दिया है। सिंपल, कट एंड क्लियर। ठीक है। अब जैसे ही हमको बेटा ये बातें समझ आ जाती हैं, हम बिना टाइम वेस्ट किया क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आज हम करने वाले हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग का, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 7 इन टीएस ग्रेवाल। टीएस ग्रेवाल का हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। चलो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत सिंपल सी आपको चीज पूछी हुई है जिससे एक पॉइंट हमारा और क्लियर हो जाता है। यहाँ पे बोला गया है शो हाउ विल बी प्राइस अवॉर्डेड। इस बात को आप नोट कर लेंगे दोबारा। प्राइस अवॉर्डेड, प्राइस अवॉर्डेड, सॉरी प्राइस अवॉर्डेड। आप प्राइस अवॉर्डेड कहाँ शो करेंगे, जो कि 5,000 रुपीज का है। while preparing the final accounts of a club for the year ending। अब बोला गया है कि आपने बेटा प्राइज अवार्ड किया है, यानी कि आपने प्राइजेस दिए हैं। किस लिए दिए हैं आपको नहीं पता है, यहाँ पे कुछ मेंशन कि आपने किस लिए प्राइज दे दिए हैं। आपको जब कुछ चीज मेंशन ही नहीं है कि प्राइज अवार्डेड किस चीज का, कहाँ चीज का, तो पहली बात तो ये बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं। ये आपका कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और आप मेरे को बताएंगे कि आपने प्राइजेस दिए हैं, ये आपकी इनकम है कि आपका एक्सपेंडिचर है? ये आपकी इनकम है या फिर आपका ये एक्सपेंडिचर है, बताओ। वेरी गुड अंजलि, ये क्या है बेटा, ये हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर। तो आपको पूछा गया है कि आप ये फाइनल अकाउंट्स में कैसे शो करेंगे, तो आप छोटा सा बना देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पे आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जहाँ पे डेबिट साइड पे हमारी एक्सपेंडिचर आ जाती है और क्रेडिट साइड पे हमारी इनकम आ जाती है। और ये आपने क्या बोल दिया कि दीदी ये एक्सपेंडिचर है, तो बिना आंख बंद किए हम क्या करेंगे, हम कर देंगे प्राइज अवॉर्डेड और लिख देंगे 5,000 और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्लोज हमको करना नहीं है क्योंकि हम एक केवल अमाउंट आपको शो कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया 7th क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग 8th क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हर चीज बैलेंस शीट में जाएगी ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत ध्यान से काम करना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है, बोला है हाउ द फॉलोइंग आइटम प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे टूर्नामेंट फंड बोल दिया है। जैसे ही आपको पर्पस बता दिया गया है, आपको क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी है। तो ये आपकी बैलेंस शीट का परफॉर्मा बन जाएगा इस तरीके से। ये हमारी लायबिलिटी साइड और ये हमारी असेट साइड। ठीक है, अमाउंट एंड अमाउंट। ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको टूर्नामेंट फंड दिया है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड कितने का फंड मिला है आपको, मिला है 80,000। उसके बाद आपको क्या बोला गया है कि टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, यानी कि आपने टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज कराया उसमें आपको एक्सपेंसेस आया, तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, हम यहाँ से माइनस करेंगे। अब हमारे पास जो आउटर कॉलम में बचा दिस इज 66,000। बस ये आपका 8th क्वेश्चन भी हो गया। सबसे सबसे ज्यादा इजी फंड बेस्ड अकाउंटिंग किया पूरे एनपीओ के अंदर, और ये 3 मार्क्स आपको एकदम खट्टे से दिला देगा। ये क्या हो गया आपका 8th क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लोग 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला हुआ है, अगेन आपको बोला है कि आपको ये सारी चीजें दिखानी है जो भी आइटम आपको दिया हुआ है, और इसको आपको कहाँ पे दिखाना है, अपने मेंशन नहीं किया है कहाँ दिखाना है, लेकिन आपको पता है कि टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है, तो सॉरी टूर्नामेंट फंड है, तो ये ऑब्वियसली बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। तो ये यहीं पे मैं कर देती हूँ। बैलेंस शीट में आपको टूर्नामेंट फंड दे दिया गया है, तो टूर्नामेंट फंड हम लिख देंगे। 9th क्वेश्चन है ये। टूर्नामेंट फंड आपको यहाँ पे दे दिया गया 50,000 रुपीज का। फिर बोल दिया गया टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 15,000 जो कि आपको हटाना है। एंड फिर बोल दिया गया है रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट, यानी कि टूर्नामेंट की टिकट को बेचने के बाद आपको क्या हुआ है, ये आपको रिसिप्ट साइड पे आपकी अमाउंट लिखा गया है। तो रिसिप्ट यानी कि प्लस, ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा, इनकम हुई है, तो हम लिख देंगे रिसीट, पूरा लिखेंगे रिसीट ऑन सेल, तो ये 20,000 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको आउटर कॉलम में लिख देना है। तो 15,000 प्लस 20,000 70,000 माइनस 15,000, ये हो जाएगा आपका 55,000 आ जाएगा आउटर कॉलम में।
ठीक है, ये आपका हो गया 55,000। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे, और यहां से हमारा थोड़ा सा तो हल्का सा बोलेंगे कि हाँ यहां से हमारी फंड बेस्ड अकाउंटिंग जो है वो प्रॉपर आ जाती है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, केस 1 और केस 2 आपको बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर केस 1 एंड केस 2। चलो सबसे पहले हम केस 1 करते हैं। अब केस 1 में आपको क्या बोला हुआ है कि केस 1 के अंदर आपको प्राइस फंड दिया है, तो ऑब्वियसली ये चीज आप कहां शो करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे। तो ये आपकी बैलेंस शीट हो गई, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड प्रॉपर इसी तरीके से करेंगे, लायबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट। सबसे पहले हमको केस 1 के अंदर प्राइस फंड दिया है, तो हमने लिखना है प्राइस फंड। प्राइस फंड में हमको 50,000 दे दिया गया है। फिर बोला गया है प्राइजेस अवॉर्डेड। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया था कि आपको प्राइजेस अवॉर्डेड, यहाँ पे आपको क्या बोला है कि प्राइस फंड यानी कि आपको प्राइस देने के लिए, यहाँ पे आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि प्राइस को देने के लिए आपको इतना पैसा मिला है। अब इसमें से आपने कितने प्राइजेस दे दिए उसको यहाँ से हटाना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत वाली बात, आपने कितने प्राइजेस उसमें से दे दिए उसको यहाँ पे आपको हटाना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्राइस अवॉर्डेड, प्राइस अवॉर्डेड। तो कितना आपने दे दिया, ये आपने दे दिया 12,000। अब आपको फंड मिला ही इस चीज के लिए था, इसकी वजह से आप इसको यहाँ पे शो कर रहे हो। ठीक है, आपको क्या मिला था, आपको फंड मिला ही इसलिए था, इसकी वजह से आप इसको यहाँ पे शो कर रहे हो। तो आउटर कॉलम में कितना हो जाएगा, आउटर कॉलम में हो जाएगा 38,000। और दूसरा आपको जो दे दिया गया है, देखो दूसरा आपको जो दे दिया गया है, ये आपको मैच एक्सपेंसेस दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है बेटा, मैच एक्सपेंसेस दे दिया गया है। अब देखो आपको बोला गया है मैच एक्सपेंसेस, लेकिन मैच का कोई भी फंड तो आपको मिला ही नहीं था। आपको मैच कराने का तो फंड मिला ही नहीं था, आपको प्राइस देने का फंड मिला था। जब आपको प्राइस देने का फंड मिला था तो वो बात आपने बैलेंस शीट में नोट कर ली, लेकिन मैच कराने का कोई भी फंड नहीं मिला था। और मैच कराने के बाद आपको अगर एक्सपेंस हुआ है तो ऑब्वियसली ये कहाँ चला जाएगा बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो एक और आपको परफॉर्मा बनाना पड़ेगा, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड और यहाँ पे आपकी इनकम साइड, और यहाँ पे आप लिख देंगे मैच एक्सपेंसेस, जितने भी आपको दे रखे हैं, कितने 15,000। ठीक है, प्राइस फंड के अंदर मैच एक्सपेंसेस को नहीं माइनस करना है। मैच का अलग फंड होता है, प्राइस देने का अलग फंड होता है। ठीक है, मैच का बेटा अलग फंड होता है, प्राइस देने का अलग फंड होता है। ये हो गया आपका केस नंबर 1। अब आ जाते हैं हम लोग बेटा केस नंबर 2 पे। अब जो चीज मैंने आपको इन्वेस्टमेंट वाली बताई थी ना, वो यहाँ पे आपकी लागू हो जाएगी। केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 के अंदर हमको मैच फंड नहीं दे रखा है, लेकिन मैच एक्सपेंसेस दे रखे हैं। 35,000 के इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड दे रखा है, 60,000 का इंटरेस्ट कुछ भी नहीं मिला है आपको, एंड प्राइस अवॉर्डेड 19,000 के दे रखे हैं। अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है, इसको मैच फंड नहीं दे रखा क्या मेरे में, अच्छा दे तो रखा है 1 लाख, सॉरी मैच फंड दे रखा है। केस नंबर 2 पे आते हैं, केस नंबर 2 पे आते हैं और हम अपनी बनाते हैं बैलेंस शीट। ये हमारी बन की बैलेंस शीट। ठीक है, मैं लिख नहीं रही हूँ। सबसे पहले हमको मैच फंड दिया हुआ है, तो मैच का फंड हमको मिला है, मैच फंड हमको दे दिया गया है। मैच फंड हमको कितना दिया है, 1 लाख रुपीज का। फिर बोला गया मैच एक्सपेंसेस, यानी कि फंड हमको मिला है तो एक्सपेंसेस यहाँ से मैं माइनस करूंगी, एक्सपेंसेस मैंने माइनस करने हैं 35,000 के। देन बोला है इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड। तो मैंने आपको यही बताया था कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो बेटा वो असेट साइड पे ही आएगी। वो क्या होगी बेटा, वो आपकी असेट साइड पे ही शो होने वाली है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मैच फंड इन्वेस्टमेंट, मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितना 60,000। अब इस इन्वेस्टमेंट से आपको जो इंटरेस्ट मिला है, इस इन्वेस्टमेंट से आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो आप क्या करेंगे, मैच फंड में ऐड कर देंगे। सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला है आपको इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट मिला है 3,000 का, आई थिंक है ना, 3,000 का आपको इंटरेस्ट मिला है। ठीक है जी, हमने यहाँ लिख दिया। लास्ट आइटम आपको बोला हुआ है प्राइस अवॉर्डेड। प्राइस अवॉर्डेड किस चीज के लिए कुछ बताया नहीं गया, वहां पे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास प्राइस का फंड था तो हमने बैलेंस शीट में नोट किया था। अब यहाँ पे सीधे सीधे बोल दिया गया है बेटा प्राइस अवॉर्डेड। तो प्राइस अवॉर्डेड तो किसी भी चीज के लिए हो सकता है, तो हम उसको क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देंगे। कहाँ पे, एक्सपेंडिचर साइड पे प्राइस अवॉर्डेड, प्राइस अवॉर्डेड जितना भी हमको दे रखा है 19,000 का। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं 1 लाख, मैंने थोड़ा सा इधर पे कर दिया ना, इनर कॉलम में, आउटर कॉलम में कौन सा अमाउंट आएगा, सो 1 लाख माइनस 35,000 प्लस 3,000, ये हमारा हो जाएगा 68,000। ठीक है, क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है,
क्योंकि हमने पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाई है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना फंड बेस्ड अकाउंटिंग करते हैं। ये हो गया केस 1 एंड केस 2। अब 11th क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन आप करके देंगे मेरे को। नाउ यू विल डू 11th क्वेश्चन, खुद करेंगे 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन आप करेंगे। अब तो कोई भी क्वेश्चन आपके पास फंड बेस्ड अकाउंटिंग का आ जाएगा, आप आराम से कर लोगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग कब करी जाती है, क्यों करी जाती है, क्यों नहीं करी जाती है। अरे बहुत सारे क्वेश्चन है फंड बेस्ड अकाउंटिंग के। क्या नहीं, 15 तक है ना, आई थिंक 15 तक है। 15 तक सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे। चलो 11th क्वेश्चन करो आप। 11th क्वेश्चन में आपको टूर्नामेंट फंड दे रखा है। हाँ, तो 11th क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको टूर्नामेंट